हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 15। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। बताना है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। बताना है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। जे विल्सन, वेगेनर, डू, ट्वाइट, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर द्वारा विकसित किया गया था, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वेगनर के सिद्धांत में देखेंगे कि महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद महाद्वीप, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, का निर्माण हुआ था। इसके चारों तरफ क्या थे, जलीय भाग थे, जिसे हम लोग पैंथालासा कहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। कहने का अर्थ है कि वेगनर के सिद्धांत के अनुसार आप ये जानिए कि एक समय ऐसा था कि जो वृहद महाद्वीप थे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। तो ये देखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक अलग आकृति बनाते हैं। जैसे ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा था, है ना, कि सुपर, यहाँ पे जैसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये आपका पहले एक में था, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाहर वाला जो भाग था इधर समुद्र का हिस्सा, जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समय के साथ हुआ क्या, समय के साथ देखेंगे कि ये जो आपका पैंजिया था, ये दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग कहा गया, कहलाया लॉरेशिया, और नीचे वाला का नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और नीचे ऊपर वाले को दूसरा नाम कह सकते हैं अंगारा लैंड या लॉरेशिया। लॉरेशिया ही अंगारा लैंड है, याद रखना है। इस बार यहाँ पे देखेंगे एक और नाम आता है तेथिस सागर का नाम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये तेथिस सागर। तो जब ये दोनों अलग हो गए, जैसे यहाँ समझिएगा, अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वाला जो भाग अलग हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा लॉरेशिया है और ये वाला भाग गोंडवाना है। जिसके भाग का कुछ भाग भी यहाँ पे क्या होगा, जल का भाग कुछ आया होगा। तो यहाँ पे जो जल का जो भाग आया था, ठीक है, इसके जो बीच में, उस भाग को कहा गया था तेथिस सागर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये दो भागों में बंटने के बाद यहाँ पे था आ गया तेथिस सागर। ठीक है, जहाँ पे आज देखेंगे कि हिमालय का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे कि जब पृथ्वी का आज का जो स्वरूप देखेंगे, तो जितने भी कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, तो एक तो पहले सभी एक ही में था, एक के साथ एक में जुड़ा हुआ था सभी। और सभी देखेंगे कि आज के हिसाब से देखेंगे तो वैगनर ने ये दिमाग लगाया होगा कि जितने कॉन्टिनेंट हैं वो देखेंगे तो कभी न सभी लग रहा है कि एक दूसरे से क्या हुए, बिछड़े हुए हैं। जैसे देखेंगे कि यहाँ का जो हिस्सा दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा देखेंगे कि इसका ये पार्ट ही है, इसी का एक पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे ये अलग हुआ है, तो लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कि ये से अलग हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला फिर ये वाला एशिया जो है वो अलग दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि दूसरे जब सबको एक साथ लेकर के आए तो सब एक साथ फिट बैठता है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि कहीं ना कहीं जो आज सुपर कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे हैं, जो 7 महाद्वीप अलग अलग देख रहे हैं, वो सातों महाद्वीप एक में था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। समय के साथ ये दो भागों में विभाजित हुआ, पहले एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना के रूप में जो जो जानते हैं। ठीक है, लॉरेशिया को ही अंगारलैंड कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीच में क्या था, तेथिस सागर है। ठीक है, जहाँ पे आज देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति भी हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस बात पे देखेंगे यहाँ पे कि एक सवाल आता है यहाँ से कि जो आपका इंडिया है, भारत है, वो किसका हिस्सा था, लॉरेशिया अंगारलैंड का हिस्सा था या फिर गोंडवाना लैंड का। तो याद रखना है कि आज भले ही भारत देखेंगे कि ये हमारा किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है अंगारा लैंड का, लेकिन देखेंगे कि अतीत में ये पहले किसका भाग हुआ करता था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इससे सवाल आता है यहाँ से कि इंडिया किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का या फिर लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड का। तो ये होगा इसका आंसर गोंडवाना लैंड। बात समझ में आया? तो इतनी सी बात को याद रखना है। और ये थ्योरी किसने दिया है, ये थ्योरी दिया था वेगनर साहब ने। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो ये बाकी यहाँ पे कुछ उन्हें पॉइंट लेकर के नोट किया है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही चीज़ वहाँ जो हमने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा इसको, यह अंगारा लैंड अथवा लॉरेशिया से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। देखिए ना, प्रायद्वीपीय भारत, तो ध्यान रखिएगा।
ये किसका हिस्सा था? ये गोंडवाना का। तो ऊपर का जो था वो अंगारलैंड और लॉरेशिया का हिस्सा है, जबकि नीचे वाला जो दक्षिण वाला भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? बताना है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि सुंडा ट्रेंच जो है ये सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका, यहाँ पे ये है सुंडा ट्रेंच, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये सुमात्रा फॉल्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। तो देखेंगे किसी के ये समानांतर है कि नहीं है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है ये जो आपका सुंडा ट्रेंच है। ठीक है, तो ये किसका समानांतर है? ये सुमात्रा के समानांतर है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे कि सुंडा ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है, सबसे ये गहरा गर्त है। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित सबसे ये गहरा गर्त है। बात करें विश्व का सबसे गहरा जो प्रशांत महासागर के बारे में, वो है ये, मतलब विश्व का सबसे गहरा जो है गर्त वो है प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट है जो याद रखना चाहिए, जैसे कि पॉइंट है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की जो दिशा है वो दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति बाईं ओर मुड़ जाती है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, जिससे परिणामी कोरियोलिसिस बल लगभग क्या हो जाता है? यहाँ पे शून्य हो जाता है। विषुवत रेखा पर कोई भी पदार्थ घूर्णन अक्ष के समांतर होता है, जिससे कोरियोलिसिस बल का मान शून्य हो जाता है। कोरियोलिसिस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? ये ध्रुवों पर होता है, ये ध्यान रखना है। ध्रुवों पर पवन की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो विक्षेपण होता है पवनों का वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखना है कोरियोलिसिस बल के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? बताना है कि किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगता है। लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मृत सागर के साथ लेबनान की सीमा जो है वो भूमि सीमा जो है वो नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला पार्ट डेड सी, जिसे मृत सागर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इजराइल के साथ ये कनेक्ट है, जॉर्डन के साथ भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे लेबनान यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे ये डेड सी के साथ नहीं लगता है। ठीक है, लेबनान के देखेंगे कि यहाँ पे मेडिटेरियन जो सी है उसके साथ सीमा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो डेड सी है मृत सागर उसके साथ ये इसकी सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जॉर्डन और इजराइल का सीमा लगता है। ठीक, बाकी कुछ पॉइंट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से संबंध है। मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन आता है। जॉर्डन नदी मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत है। मृत सागर में ब्रोमीन, मैग्नीशियम और आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या याद रखना है? मृत सागर में ब्रोमीन, मैग्नीशियम और आयोडीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित किसका खनिज है? टंगस्टन का, टाइटेनियम का, गैलियम का, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का खनिज है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि केरल के समुद्री तट के बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
चलिए सवाल है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी में तुलना करें। ठीक है, सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिमालयी नदी है और प्रायद्वीपीय नदी है उसके बारे में को तुलना करना है। पहला है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, क्या लिखा है कि अधिकांश हिमालय जो नदियाँ हैं वो बारहमासी हैं, यानी कि सालों भर उसमें पानी बहती रहती हैं। ठीक है, यानी कि सदा निरा कह सकते हैं। जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। तो प्रायद्वीपीय जो नदी है वहाँ से देखेंगे कि हिमालय से निकलती नहीं है, हिमालय में ग्लेशियर है, बर्फ़ का वहाँ पे जमा थी, बर्फ़ का देखेंगे कि ढेर है, जिससे वहाँ से वो सालों भर उसमें पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदी अक्सर देखेंगे वहाँ पे जो भी नदियाँ हैं वो क्या रहती हैं, वर्षा पर निर्भर रहती हैं। वर्षा होने पर देखेंगे कि नदियों में बाढ़ आती हैं या फिर उनका जो होता है पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान रखना है कि अधिकांश जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो बारहमासी होती हैं, यानी सदा निरा होती हैं। जबकि अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वर्षा पर निर्भर होती हैं, यानी कि वर्षा होने पर ही नदियों में पानी देखने को मिलता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बी कथन कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है कि हिमालय नदी की ढाल देखेंगे, जो ढाल होता है जिसकी वजह से पानी की जो गति जो बहाव होता है वो तेज़ होता है ना। तो ढाल की वजह से ऐसा हो पाता है। समतल होगा तो फिर वो ज़्यादा बहाव जो होता है वो कम हो जाता है। जितना ज़्यादा ढाल होगा उस नदी का जो गति होगा वो काफ़ी तेज़ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय नदी की जो ढाल है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, या अधिक खड़ा है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। देखिए, अगर दूसरा कथन से कनेक्ट करेंगे, दूसरा कथन सही है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। अधिक क्षरण कौन करेगा, जो ज़्यादा तीव्र गति से बहेगा, अर्थात तीव्र गति से कौन बहेगा, जो अधिक जिसका ज़्यादा खड़ा जो इसका होगा, है ना। जैसे ढाल नदी का जो ढाल होगा वो ज़्यादा तीव्र होगा। तो यहाँ पे देखिए हिमालय नदी का जो ढाल होता है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। तो ज़्यादा क्षरण कौन करेगा, हिमालय नदी करेगी। हिमालय नदी जो होगी, हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ होंगी वो अधिक क्षरण का कारण बनेगी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में। क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में देखेंगे हिमालय नदी का जो ढाल है वो अधिक है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे तीसरा जो कथन है वो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या यहाँ पे, ये कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आई थिंक समझा पाया हूँ किसी तरीके से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने वही चीज़ वहाँ पे जो समझाया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा भी है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के जो मैदान है वो किस रूप में वर्णित किया गया है, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, एक से अधिक होगा या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो याद रखना है गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी याद रखना है यहाँ पे जियोसिंक्लाइन कठोर द्रव्यमान से घिरे जल निकाय के लंबे चौड़े और उथले गड्ढे का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र से विशाल अवसादन निक्षेपण प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान रखना है जियोसिंक्लाइन कठोर द्रव्यमान से घिरे जल निकाय के लंबे चौड़े और उथले गड्ढे का क्षेत्र है और आसपास के क्षेत्र से विशाल अवसादन निक्षेपण ये प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मीठे पानी का झील, तो हम लोग जानते हैं कि वुलर झील एक मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है कि ये वुलर झील कहाँ पे है। तो ये वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है और ये भारत की सबसे बड़े ताजे पानी का झील है ना। ये भी जानते होंगे कि झील क्या होता है। तो झील होता है वो जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है ना। अच्छा, ये पूछा जाए आपसे कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है। तो याद रखना है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी का झील है लोकटक झील। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। बताना है कि किस ग्रह का घनत्व है सबसे कम है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो याद रखना है शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो ये छठे स्थान पर है, ठीक है। बाकी अगर देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्रम से लगा कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे सौरमंडल में सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। यानी कि सबसे पहला बुध ग्रह, फिर बुध के बाद क्या आएगा, बुध के बाद आएगा हमारा आपका, बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है सैटर्न, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो ये क्रम याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर दूरी के क्रम में बात करें तो याद करना बिल्कुल ही आसान है। कैसे, तो ये सबसे पहले आता है बुध ग्रह, ठीक है। सबसे पहला बुध, बुध के बाद एक छोड़ दीजिए, बुध के बाद क्या होता है, बुध के बाद होता है बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्र आएगा, ठीक है। फिर पृथ्वी लेना है, उसके बाद फिर याद शुरू करना है मंगल से, फिर मंगल के बाद एक छोड़ दीजिए, मंगल के बाद फिर क्या होता है बुध, बुध के बाद छोड़ देना है एक बृहस्पति लेना है, बृहस्पति के बाद फिर शुक्र छोड़ देना है, शनि को लेना है, और फिर अरुण, वरुण है। तो इस तरीके से आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाए, ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ठीक ही है, सही था, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ठीक है। उपरोक्त में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा इसका, कोई नहीं, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और तथा सूर्य से ये दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है। शनि ग्रह के सबसे पहले खोजा गया उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगर आपसे आकार के बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह आप लोग को तो पता होगा कौन है, इसमें बृहस्पति, ये पहले नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है, अभी हमने बताया कि क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अरुण है, ठीक है, और फिर वरुण है। आ रहा समझ में, देखिए क्रम से है ना, यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये क्रम से हो गए 1 2 3 4, ये तो ऐसे याद हो गए कि जुपिटर से शुरू करना है, जुपिटर आपको याद ही होगा कि जुपिटर क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखेंगे सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, यानी कि अरुण, वरुण। तो 1 2 3 4 हो गए। इस बार फिर यहाँ शुरू करना है पृथ्वी से, ठीक है। तो पृथ्वी चले जाएंगे हम लोग 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आ जाएंगे हम लोग शुक्र, ठीक है। 7वें नंबर पर आ जाएंगे मंगल, और 8वें नंबर पर आ जाएंगे सबसे छोटा ग्रह मरकरी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 4 तो आपका ऐसे याद है। याद रखना है यहाँ पे कि अगर कुछ इस तरीके से हम लाइन खींच दें तो इधर वाला है बाह्य ग्रह, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, हमने कहा कि अगर यदि इसे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इधर का जो 4 ग्रह है इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह, इसे कहा जाता है अंदर वाले से आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस है अवस्था में है, या फिर कह सकते हैं कि ये पत्थर का, या फिर कह सकते हैं कि सेल चट्टान से मिलकर बना हुआ है, जबकि इधर वाला जो पार्ट है बाह्य ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे देगा 4 ऑप्शन पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है, 3 इधर का नाम दे देगा, लेकिन इनमें से एक कोई नाम दे देगा। तो ये याद रखना है, इधर का 4 ग्रह हो जाएगा आपका गैसीय ग्रह, जबकि 4 इधर का हो जाएगा आपका सेल या चट्टानों से मिल बना हुआ ग्रह, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और मंजीरा किसकी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे गोदावरी बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। साथ ही याद रखना है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि यहाँ ये महाराष्ट्र में तुमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। अरब सागर में जाकर ये गिरती हैं, विसर्जित करती हैं खुद को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों की एकीकरण से जुड़ी हुई है, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी और महानदी, उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है, जो कि गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती हैं, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो कि नोट कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट, पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट, पश्चिम घाट, कोरोमंडल तट, उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको इसका आंसर कभी पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है, बताइए क्या होगा? आप जानते होंगे कि चिल्का झील उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है ना। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये उड़ीसा कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी सरकार तट पर देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट या कोरोमंडल तट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो चलिए देखिए मैप पर समझिए कि कहाँ पे है। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका कहलाता है मालाबार पार्ट तट। ठीक है, जबकि यहाँ से लेकर के ये वाला कोकण तट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट ये कठियावाड़ तट है और ये है कच्छ का रण। ठीक है, बाकी यहाँ से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका कोरोमंडल का तट। ठीक है, जबकि उड़ीसा कहाँ पे है? ये उड़ीसा आपका यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला देखेंगे ये उत्कल प्लेन है या फिर ये नॉर्दर्न, यहाँ पे देखेंगे सरकार है। ठीक है, ये वाला उत्तरी सरकार जिसे हम कह सकते हैं। तो ये है उत्तरी सरकार तट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि उड़ीसा यहाँ पे इस उड़ीसा में स्थित है आपका चिल्का झील, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, अर्थात उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सरकार तट। याद रखना है भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? अगर ऑप्शन में उड़ीसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये पूरा जो पार्ट है आपका ये पश्चिम घाट है और ये वाला आपका पूरा क्या है? पूर्वी घाट है। और यहाँ पे जहाँ पर मिलती है ला करके इसे क्या कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ के पास देखेंगे कि ये दोनों घाट ला करके मिलती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ कहाँ में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, अर्थात कहाँ पे जल रहा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, याद रखना है भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। प्राकृतिक रूप से कोयले के लिए विख्यात झरिया कोयला खान में पिछले 100 वर्षों से लगी भूमिगत आग झरिया शहर तक पहुंच चुका है, याद रखना है। और अभी तक एक अनुमान के तहत देखा जाए तो जो सरकार है वो 2311 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। ठीक है, और एक अनुमान के तहत देखा जाए तो 10 अरब रुपये से अधिक कोयले का विनाश हो चुका है, यानी कि जल चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बाकी कोयला का 4 प्रकार है, ये ध्यान रखना है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे अच्छा कोयला किससे माना जाता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, और सबसे खराब कोयला होता है पीट, अर्थात जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे अच्छा कोयला होता है, जिससे कार्बन की मात्रा कम होती है वो सबसे खराब कोयला माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार के गया जिले में अवरक का भंडार है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि बिहार में अवरक पट्टी का विस्तार झारखंड के हजारीबाग से लेकर बिहार में नवादा, दक्षिण मुंगेर होते हुए दक्षिणी भागलपुर तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। बिहार झारखंड में विश्व का लगभग, यानी कि बिहार और झारखंड में विश्व का लगभग 71% अवरक उत्पादन किया जाता है, यानी कि बिहार और झारखंड मिला करके 71% पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो अवरक का उत्पादन यही दो राज्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बताना है कि सोन और गंगा नदी है उसका संगम बिहार में होता है। ठीक है, और ये आपको बताना है कि ये किस जिला में होता है? बक्सर, पटना, भोजपुर, एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है वो पटना में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में होता है, ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि सोन नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तथा ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती हैं, अर्थात इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है, सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे ये लंबी नदी है। सवाल पूछा जा सकता है कि दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट जो कि याद रखना है, जैसे कि झारखंड से निकलने वाली सबसे बड़ी और लंबी नदी दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बताना है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, बडकपुर झील, कांवर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील को जुलाई 2020 में भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी कुछ पॉइंट है, नोट कीजिएगा। ये बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि कांवर झील में नवंबर से दिसंबर माह के मध्य प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। ये भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि कांवर झील में किस माह में मध्य प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो ये नवंबर से दिसंबर के महीने में यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? सिंपल सा सवाल, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। गया जिला में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी हिल अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि गया में ब्रह्मयोनी और मैत्रेयनी नामक की 2 प्राचीन गुफाएं भी स्थित हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख किया गया है। किस काल में? रामायण काल में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी से फल्गु नदी प्रवाहित होती थी। ठीक है, सीता माता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बस इतना याद रखिए कम से कम कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि गया जिला में ही रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी हिल अवस्थित है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और कि गया में ब्रह्मयोनी और मैत्रेयनी नामक की 2 प्राचीन गुफाएं स्थित हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि मैत्रेयनी और ब्रह्मयोनी ये नामक 2 प्राचीन गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये गया में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये इस सेट का अंतिम सवाल है आपके लिए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बताना है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले स्थित हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, और बिहार में 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान और दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो ये था 20 इंपॉर्टेंट MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमेशा से शिकायत रहती है आप लोगों से कि आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और एक मेरा डेटा है जो हम रिसर्च करके हमने देखा अपना चैनल पे, तो देखा हमने वहाँ पे कि 100% में अगर मेरा वीडियो को लोग देख रहे हैं तो 100% लोगों में से 80% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो बहुत दुख होता है कि अब पता नहीं सब्सक्राइब करने तो पैसा तो लगता नहीं है, ना लाइक करने पैसा लगता है। तो इतना दूर तक पहुँचते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर वीडियो में लाइक नहीं आती है तो मुझे लगता है कि शायद हम अच्छा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो का लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपना एक्टिविटी जरूर दिखाइए। 2-4 मिनट सेकंड का समय निकाल ही सकते हैं। लाइक करने में तो समय कितना ही लगता है, देखते देखते चाहे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।